देखो बेटा, विद्या क्वेश्चन बैंक आपके लिए वैसे तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया है जो बोर्ड में बार बार रिपीट होते रहे हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको यहाँ करा देते हैं जिससे आपको कोई आगे दिक्कत ना हो और आप अपने बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकें। उसी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। Zn आयन, ये हमारी एक सेल दी हुई है। ये हमारी सेल अभिक्रिया दी हुई है। सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, जबकि इस सेल के लिए ई नोट Zn जिंक आयन का दिया हुआ है और कोबाल्ट के लिए मान क्रम से 0.76 और 0.28 वोल्ट है तथा इनकी सांद्रता 1 मोलर है। ये पूरी सेल अभिक्रिया दी हुई है। तो किसी भी सेल में दो अभिक्रिया होती है, सबको पता है, सही है बेटा। दो अभिक्रिया होती हैं, पहली अर्ध अभिक्रिया और दूसरी अर्ध अभिक्रिया, यानी कि सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे, कैथोड और एनोड। तो पहले इस समीकरण को, जो पूरी सेल अभिक्रिया है, क्या करेंगे, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं में लिखते हैं। तो दो अर्ध सेल अभिक्रिया इसमें कौन कौन सी होंगी, दो अर्ध सेल अभिक्रिया होंगी इसमें हमारी। देखो Zn टू प्लस 1m मोलर का सॉल्यूशन है इसमें। एक सेल अर्ध अभिक्रिया, दूसरी सेल अर्ध अभिक्रिया हमारी 1m CO, ये दी हुई है। तो इसे पहली अभिक्रिया होगी अर्ध सेल अभिक्रिया। समझ में आ रहा है, अर्ध सेल अभिक्रिया, एक अभिक्रिया एक सेल ये है हमारी और एक अर्ध अभिक्रिया एक ये है, यानी एक अर्ध अभिक्रिया और ये हमारी दूसरी अर्ध अभिक्रिया, पूरी मिलके क्या एक सेल हुई। तो अर्ध अभिक्रिया यानी कि जिंक Zn आयन तो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होकर जिंक धातु जिंक आयन में परिवर्तित होता है। और जब किसी भी प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है तो वह प्रक्रम कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। सेकंड अभिक्रिया कोबाल्ट, अगर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, CO धातु। तो ये अभिक्रिया होगी हमारी अपचयन। जिस प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो कहलाता है अपचयन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करे जाते हैं वो कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हमेशा होता है एनोड और हमारा अपचयन की अभिक्रिया होती है कैथोड। क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, ईएमएफ ज्ञात करना है। ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है इजिकल टू कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड का मान कितना दिया हुआ है यहां देखेंगे, और ये तो कैथोड कौन सा है, जिंक एनोड है, कोबाल्ट वाला हमारा कैथोड है। तो कोबाल्ट के लिए कितना दिया हुआ है मान, कोबाल्ट के लिए दिया हुआ है प्लस 0.28 वोल्ट, माइनस का निशान लगाएंगे माइनस, और कैथोड एनोड का मान दिया हुआ है हमारा माइनस 0.76 ब्रैकेट माइनस 0.76 प्लस माइनस 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 प्लस, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा यहाँ
6, 8, 4, 7 to 9 और 1, 10, 1.04 वोल्ट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा किसी भी सेल का, जब हमारी सेल अभिक्रिया दी होती है तो सेल में उसका ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये मान हमारे यहाँ क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इनके मान रख के हम क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, सेल का ईएमएफ ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गर्म करने पर HgO अपघटित हो जाता है लेकिन MgO नहीं होता, क्यों? जब हम HgO, क्या होता है HgO? Hg किसका प्रतीक होता है? मरकरी, सही। O ऑक्सीजन, Mg मैग्नीशियम, ठीक है। तो HgO अपघटित हो जाता है लेकिन MgO नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान Cu से नीचे होता है उनके ऑक्साइड कम स्थायी होते हैं, उनके ऑक्साइड कम स्थायी होते हैं, जो जल में घुलने पर अपघटित हो जाते हैं या गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। तो जिन धातुओं का स्थान वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे होता है उनके ऑक्साइड कम स्थायी होने के कारण गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं, यानी कि अपने आयनों में टूट जाते हैं जिनसे वे मिलके बने हुए हैं। जैसे HgO मरकरी का ऑक्साइड है या MgO मैग्नीशियम के ऑक्साइड है, तो ये Hg और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं। तो जब हम इन्हें गर्म करेंगे तो गर्म करने पर Hg मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे लेकिन MgO नहीं टूटेगा, क्योंकि MgO वैद्युत रासायनिक श्रेणी में मैग्नीशियम का जो स्थान है वो कॉपर से ऊपर है, और जिनका कॉपर से ऊपर स्थान होता है उनके ऑक्साइड स्थायी होते हैं जो गर्म करने पर अपघटित नहीं होते। तो इसके लिए हम क्या होता है, देखो जैसे ये अभिक्रिया दी हुई है 2HgO को जब हम गर्म करेंगे, ये डेल्टा जो होता है गर्म का निशान होता है, गर्म के लिए प्रतीक डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर 2Hg मरकरी प्लस क्या बनेगा, O2 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ देखो क्या होगा, कोई विघटन नहीं होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने यौगिकों में नहीं टूटेगा, जिन तत्वों से मिलके बना है उसमें नहीं टूटेगा, क्योंकि मैग्नीशियम का जो स्थान है वो कॉपर से ऊपर है। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर बार आता है, कई बार आ चुका है लगातार, 2010, 12, 14, 16, 18 विद्या क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन है हर बार बोर्ड में रिपीट हुए ही क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, यदि आप इनकी तैयारी करते हैं तो अच्छे नंबर अपने बोर्ड में बहुत आराम से ला सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार भी पेपर में जरूर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर का। तो इसमें देखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 उपयोग लिखिए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके उपयोग और लक्षण लिखने हैं। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न धातुओं तथा अधातु, धातु हो या हमारी अधातु हो, धातु या अधातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह श्रेणी हमारी वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी जैसे हमारे लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, तो इस प्रकार से जो श्रेणी प्राप्त होती है ये श्रेणी वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। लक्षण देखेंगे इसके, ये यहाँ से आप नोट करेंगे, इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है। लक्षण नंबर 1, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि जब ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो अपचयन क्षमता घटेगी, लेकिन जब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो अपचयन क्षमता बढ़ती है। ठीक है,
सेकंड पॉइंट, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जिन भी तत्वों को हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है वे सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल जैसे HCl अम्ल है हमारा, H2SO4 अम्ल है, HNO3, ये सभी हमारे अम्ल होते हैं। यदि इन सब की अभिक्रिया जो हाइड्रोजन से ऊपर तत्व रखे गए हैं वो अभिक्रिया करते हैं तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। जबकि हाइड्रोजन से नीचे जो तत्व रखे गए हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगे। नंबर 3, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर के जो तत्व होते हैं वो हमारे सभी जल या भाप के साथ जो अभिक्रिया करेंगे तो उसमें हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना ज़्यादा अधिक होता है, अपचयन विभव का मान जिसका जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जितना ज़्यादा धनात्मक मान होगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन तत्वों का जितना ज़्यादा धनात्मक मान होगा वह उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे ऊपर का तत्व होता है वो प्रबल अपचायक होता है और जो सबसे नीचे का तत्व होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्योंकि श्रेणी में जो हमारे तत्व रखे गए हैं वो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं, यानी अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं। नंबर 5, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नंबर 5, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। जैसे लिथियम वैद्युत रासायनिक श्रेणी का पहला तत्व है तो उसका क्या होगा, वह प्रबल अपचायक का कार्य करेगा क्योंकि उसका अपचयन विभव अधिक होगा, उसका अपचयन विभव कम होगा क्योंकि यह श्रेणी का पहला तत्व है और इसका अपचयन विभव सबसे कम होता है तो प्रबल अपचायक का कार्य करेगा। 6 पॉइंट, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जितने भी हमारे तत्व रखे गए हैं वे तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। उपयोग देखेंगे इसके। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। नंबर 1, किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में इसका उपयोग किया जाता है, ईएमएफ ज्ञात करने में। सेकंड, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था, धातुओं का जितना ज़्यादा ऋणात्मक मान होगा वह धातु उतनी ही ज़्यादा सक्रिय होगी। तो इस प्रकार से वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे इसे। धन्यवाद।